अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से रिपोर्ट में खिलाड़ी, जासूस और रूहानियत का ताल्लुक मुफस्सल तरीके से बयान किया गया है। दी न्यूज़ में छपने वाली खबर के मुताबिक रिपोर्ट की मालूमात बानी तहरीक इंसाफ तक पहुँचा दी गई हैं और रिपोर्ट मिलते ही बानी तहरीक इंसाफ न सिर्फ गुस्से में आ गए बल्कि हैरान और परेशान भी हुए और नाराज़गी का इजहार भी किया। इशारा दिया कि वकला से मुलाकात के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे, जबकि बुशरा बीबी के मुतालिक रिपोर्ट के नुक्ते पर कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उनको ज़हीन करार दिया। क्या इस रिपोर्ट से इमरान खान का तर्ज हुक्मरानी एक्सपोज हुआ और तहरीक इंसाफ क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी? और भी खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ किसी नई तहरीक की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईनी अदालत की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। 3 बेंचेस केसेस सुनेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सुहेल वड़ाइश ने अपने कॉलम में मंसूर अली शाह का अमरीका में तहरीक इंसाफ से राब्तों के हवाले से जो इंकशाफ किया है, इस खबर पर भी गुफ्तगू करनी है। तो मैं सबसे पहले फयाजुल हसन चौहान साहब को खुशामदीद कहना चाहूँगी। IPP के रहनुमा हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और दी इकोनॉमिस्ट का ये आर्टिकल आपने भी पढ़ा होगा। जब इसकी खबर पहुंची है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास तो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिया और कहते हैं कि मैं तो कानूनी कार्रवाई करूंगा, एक बार मैं पहले अपने वकला से मिल लूं और मुशावरत कर लूं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन जवान साहब, इससे पहले भी आप ये मामला उठा चुके हैं जो कि ओवन बेनेट जोन्स की जानिब से सामने लाया गया और बुशरा तस्कीन साहिबा की जानिब से। आप देखें, और आप पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, आप कैसा देखते हैं? इसमें कोई सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, आपको याद होगा कि पिछले साल आपके पॉडकास्ट में भी मैंने ये बात कही और आपने कहा कि आपने ये आर्टिकल पढ़ा। भाई, हमने तो 17 साल अमूमन, और ये जो 2018 से लेके 2022 तक, ये 4 साल हमने 2023 तक 5 साल हमने खुसूसन अपनी आंखों से जाना इसको लिखा और पढ़ा है, जाना इस पूरे आर्टिकल को। हमारी आंखों देखी चीजें हैं। 2018 के अंदर जब इनका रिश्ता हुआ आपस में और बुशरा बीबी बनी गाला आई, तो मुझे इनके ड्राइवर ने, इनके गार्ड ने और इनके पर्सनल सेक्रेटरी ने एक दफा नहीं, कम से कम 10 दफा जो है वो उन दिनों खुद अपने मुंह से बताया कि यार अब हर जुमेरात को यहाँ पर जनाब अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। हत्ता के बाहर जो लॉन था जनाब सैकड़ों मरले के ऊपर मबनी, उसके दरख्तों पे जनाब अगरबत्तियां लगाई जाती थी। फिर वो बताते थे यार हर जुमेरात को हलवा पकना शुरू हो जाता था, ठीक है ना। फिर आप मुझे एक चीज बताएं, इसके ऊपर जो मैं और आप पानी में मदानी चलाएं कि ये सच्ची है कि गलत है। आपने नहीं देखा कि पाक पतन में किस तरीके से जनाब आपके जनाब बानी तहरीक इंसाफ घुटनों के बल सजदा करते हुए जनाब कब्र के सामने थे? तो यह तोहम परस्ती और ये सारे काम, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के बच्चे को पता है। पिछले 6-7 सालों से आप चले जाए राजा बाजार के जनाब शीमे हलवाई के पास, आप चले जाए अछरा बाजार के दिलबर जनाब हलवाई के पास, आप चले जाए जनाब किस्सा खानी बाजार के जनाब किसी और आम से लेमैन के पास, सबको पता है कि बानी तहरीक इंसाफ को जनाब बुशरा बीबी। और फिर सारी बातें छोड़े जी, बानी तहरीक इंसाफ अपने पॉडकास्ट, अपने टीवी टॉक शोज के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर पिछले 6 सालों में बरमला कहता रहा कि मेरा तो एक ही मुर्शिद है और वो मुर्शिद मेरी बुशरा बीबी है। तो बुशरा बीबी के पीछे एक चीफ मुर्शिद था, वो चीफ मुर्शिद जनरल फैज कौन था? जो हम भी उस पर रगड़े जा रहे थे, सारी 25 करोड़ आवाम रगड़ी जा रही थी। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने कई ओहदों पर सर्व किया, उनके दौरे हुकूमत में आप वज़ीर इत्तलात भी रहे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पास क्या खबरें हैं? आप बगैर नाम लिए बातें कर रहे हैं। आपने वो जो भी डेजिग्नेशंस खुद साख्ता बताई, वो कौन कौन लोग थे, कौन डिक्टेट करते थे, कौन पैगामात लेकर आते थे जिसे रूहानी रंग देकर बुशरा बीबी आगे कम्युनिकेट किया करती थी? आपके पास तो अंदर की खबर होगी ना, क्योंकि उस वक्त आप अंदर के बंदे थे। मनीज़े साहिबा, सबको पता है जनरल फैज हमीद ने इसको बुशरा बीबी को लॉन्च किया था। इसका प्रॉपर तरीके से जनाब इसका रिश्ता जोड़ा गया, रिश्ता जोड़ के जनाब शादी करवाई गई। फिर उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ को तो एक लालच थी कि मुझे वजीर आजम बना दो बस इस मुल्क का, तो वो वजीर आजम बनने का सफर भी उसका जारी था। फिर जनाब बुशरा बीबी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए से सारी चीजें पहले बता दी जाती थी और वो आगे बुशरा
बीबी बताती थी बानी तहरीक इंसाफ को, वो अगले 1 घंटे से लेके जनाब 1 दिन के अंदर सच्ची साबित हो जाती थी। तो बहरहाल ये सारा ड्रामा इस मुल्क के अंदर होता रहा और इस आर्टिकल के अंदर कोई नई चीज या कोई झूठी चीज नहीं है। 100% एग्जैक्ट, करेक्ट और ऑप्टिमल जनाब ये इंफॉर्मेशन है। चौहान साहब, तो बुशरा बीबी के पीछे था कौन? बुशरा बीबी को लॉन्च किसने किया था? बुशरा बीबी को लॉन्च किया था जनरल फैज ने, जिन्होंने इसको चलाना था बानी तहरीक इंसाफ को, फिर इसको चलाते रहे। बुशरा बीबी भी जनरल फैज भी मिलके चलाते रहे। फिर जो मुल्क का हाल हुआ वो आपके सामने है। अब मैं विक्टिम हूँ, मैं 3 दफा कैबिनेट में उतरा हूँ, मतलब है वजारत से, 3 दफा बुशरा बीबी के कहने पे। सुन ले, अब उस वक्त शमशान बुखारी जनाब दाएं बाएं से सिफारिशें करके बुशरा बीबी से लेन देन करके वो मामला तय कर चुके थे। ये बहाना ढूंढ रहे थे, इन्होंने बहाना बनाया, मुझे बुशरा बीबी के कहने पे वजारत से उतार दिया। दूसरी दफा जनाब आपकी फरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपने मामला सेट किए हुए थे बुशरा बीबी के साथ भी, फिर मुझे जनाब बताए बगैर इन्होंने उतार दिया। तीसरी दफा चौधरी परवेज लाई साहब की हुकूमत में कैबिनेट में मुझे शामिल नहीं किया, हालांकि मैं 3.5 महीने हमजा शरीफ की हुकूमत में वाहिद मिनिस्टर था कि जिसने फ्रंट फुट के ऊपर हमजा शहबाज की हुकूमत को अपोज किया और हर किस्म की कुर्बानी दी, असेंबली के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा। सारे सत्तू पी गए थे उन 3.5 महीनों में, डर के मारे, खौफ के मारे, जिस वजह से भी मुझे जनाब आउट कर दिया। क्यों? बुशरा बीबी का भाई है वो, इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ का जो राइट हैंड है, पिंडी से एक जनाब वफाकी वजीर साबिक रहा है, वो और उनका आपस में जनाब पंजाब के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे कंस्ट्रक्शन के, उनमें ठेकेदारी और हिस्सेदारी थी। चौहान साहब, उसने यानी आप कह रहे हैं चौहान को कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। आप ये कहते हैं, आज आप ये कहते हैं चौहान साहब, आज आप कहते हैं कि फिर मुझे क्यों निकाला? शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी साथी हैं, उनको भी मैं शामिल करना चाहती हूँ। भट्ट साहब, आप भी देखें कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे इस जर्नल के खिलाफ। तो आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है? उनकी तो मुलाकात भी नहीं हो पाती, शिकवा किया जाता है उनके वकला की जानिब से, ना बीवी से मिलने देते हैं, ना घर वालों से मिलने देते हैं, ना वकला से मिलने देते हैं, ना अजीज़ व अकारिब से। तो फिर ये बात आगे तक कैसे पहुँचेगी? नहीं मुनीज़े, बात ये है कि वकला से मुलाकातें तो उनकी चलती हैं, सारे वकील ही तो जाते हैं, जितने सियासतदान हैं वो तो बेचारे तरसते रहते हैं, और जो सियासतदान जेलों में पड़े हुए हैं उन बेचारों की मुलाकात पे कोई नहीं जाता। महमूद रशीद बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, यास्मीन राशिद पड़ी हुई है, सारे पड़े हुए हैं, उधर नहीं कोई जाएगा, ना किसी ने जाना है। और वहाँ तक जो रसाई है वो वकीलों को ही है, रोज़ ही वकील जाते हैं। हाँ, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं KPK के, वो अगर अपनी थोड़ी सी ना अना को ज़रा कुर्बान करें और अपनी ज़बान को इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह चीफ मिनिस्टर का कद काट होता है, तो वो भी अगले दिन ही मुलाकात पे चले जाएंगे। लेकिन रियासत इस वक्त चल कैसे रही है? रियासत किसी को पहलवान नहीं मान रही। रियासत कहती है कि एक कानून बनाना है, उसी तरह बनाना है जिस तरह फयाजुल हसन चौहान साहब ने, जब ये होते थे पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये भी ऐसे किया करते थे, ये डंडे की जबान चलाया करते थे। कोई आम माड़े से ये वजीर नहीं थे, बड़े तगड़े और डाढ़े वजीर थे। लेकिन सवाल ये है, केस करना है तो रेहाम खां पे करें, उसमें तो किया नहीं आपने केस। अब मुसन्नफा बुशरा आ गई, अब इन पे केस करना है या दी इकोनॉमिस्ट पे करना है? और यार केस तो फिर सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है फयाजुल हसन चौहान की पार्टी पर होना चाहिए, अलीम खान साहब पर होना चाहिए, जंगीर तरीन पर होना चाहिए, जिन्होंने इतनी हार्ड टॉक की हुई है इमरान खान के मुतालिक। केस तो फिर इन पर होने चाहिए ना। लेकिन इन्होंने केस कुछ कोई नहीं करने। तमाम ख्वाजा आसफ ने यह बयान अजीब सा दे दिया है कि अगर PTI वाले नहीं जाएंगे तो वो कहते हैं कि मैं केस करने जा रहा हूं ताकि बात को मैं खोलूं। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, मेरा एक सवाल है, गुज़श्ता रोज़ हमारे साथ पंजोता साहब थे और उन्होंने भी ये कहा कि ये प्लांटेड स्टोरी है और ये पेड स्टोरी है, सबूत बुशरा साहिबा भी कोई ना दे पाई, ज़राए भी डिस्क्लोज ना कर पाई, और माजरत के साथ जब आपने भी 1 साल पहले मेरे साथ इस पर गुफ्तगू की थी तब आपने भी गुरेज किया था और सबूत तब आपके पास भी नहीं थे। तो आज आपके पास क्या कोई सबूत हैं ये जाहिर करने के लिए कि बुशरा तस्कीन ने जो खबर की है वो दुरुस्त है, हक़ाइक़ पर मबनी है, या ओवन बेनेट जोन्स ने जो खबर उनके साथ शाया की है वो हकीकत पर मबनी है? देखिए, बात ये है मनीज़े साहिबा कि अभी शहजाद भट्ट साहब ने आपके सामने बड़ी पिक्चर क्लियर कर दी
कि किसी किस्म का ना अदालत में इन्होंने जाना है, और अब वो पैसे लगाने वाले भी कोई नहीं है। पैसे लगाने वाले भी थक गए हैं पैसा लगा लगा के, और इन्हें पता है। देखो ना, आप बताएं, शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने हरजाना किया था। शहबाज शरीफ हर रोज जनाब वीडियो लिंक के साथ बैठे होते हैं एज वज़ीर आज़म होने के बावजूद, ये गायब है। और भाई सबको पता है, हम तो 17 साल पार्टी में रहे हैं, और जिस बंदे का आपने नाम लिया, पता नहीं किसका नाम लिया है, ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको, जो ना, हम तो 17 साल आंखों देखा सारी चीजें भुगतते रहे हैं, हमें पता है क्या क्या है हमारे साथ बीती है। मैंने 3 अपने वाकयात बता दिए कि बुशरा बीबी के कहने पे जनाब हमें उतार दिया गया। बुशरा बीबी ने लेन देन किया हुआ था 4, 6, 5 करोड़ का, जना। अब बताओ ना मुझे किसी के कहने की या किसी के पढ़ने की या किसी के बताने की हमें तो जरूरत नहीं है, हम तो अंदर के भेदी हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें सबको पता है, और होना कुछ नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ किस बात का गुस्सा कर रहे हैं? आप अभी निकालें शहजाद भट्ट साहब, आप अभी बैठे बैठे ना, मैं जरा गुफ्तगू कर रहा हूं, आप निकालें कि बानी तहरीक इंसाफ के इतराफात के बुशरा बीबी मेरी वाहिद मुर्शद है, मेरा मुर्शद दुनिया में एक ही है, बुशरा बीबी है। ओ खुदा दा वास्ता, ओ खुदा दा वास्ता, तो बरमला सारी दुनिया को कहता था कि भाईजान मैं तो मुरीद हाँ, इक्को बंदी दा, ओदा नाम बुशरा बीबी है। अच्छा, अब जब लिखने वाले ने लिख दिया कि ये बुशरा बीबी का मुरीद है, फयाजुल हसन चौहान साहब, बेगम का मुरीद होने में हर्जी क्या है? वो अलग बात है कि आपने मुरीद बदल लिया तो आपके नजरियात बदल गए। अजहर सिद्दीक साहब, आप मुझे ये बताएं कि किसी ज़माने में तो ये बात चली थी कि खान साहब अगर अपनी बेहतरी चाहते हैं तो फिर उन्हें बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी, और ये आर्टिकल भी आपकी नज़र से गुजरा होगा यकीनी तौर पर। मुझे बताएं, क्या आप इसको एक चार्जशीट समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? बहुत शुक्रिया। मैं अभी सुन रहा था फयाजुल हसन चौहान साहब का, ना तमीज़ है ना शर्म है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह का कौले मुबारक है कि जिस पे एहसान करो शर से बचो। वो जाती है, तुम इस लायक थे ही नहीं। तुम्हारी काबिलियत क्या है बताओ ना जरा, तुम्हारी काबिलियत। मैं जानता हूं तुम्हारी सारी काबिलियत को। तुम्हारी काबिलियत क्या थी? तुम बैठ के, तुम बहुत बड़े हीरो, अगर तुम्हारी काबिलियत होती है आज हुकूमत में कोई वजीर होते। बड़ी कोशिशें करके देख ली, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई तुम्हें। लेकिन तुम्हारी समझ के लिए बताता चलूं, कुरान मजीद में ना हुक्म क्या है, तोहमत और झूठे इल्जाम से मना। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों बहुत ज्यादा गुमान से बचो और एक दूसरे की गीबत से ना करो। और अगर जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं और 4 गवाह ना लाएं, उन्हें उस 80 कोड़े मारे जाएं। तो भाई ज़हन में रखो और याद रखिएगा, अल्लाह के नजदीक तोहमत जो है ना बहुत बड़ा गुनाह है। पहले मैं बताता चलूं, और तोहम परस्ती भी तो गुनाह है अजहर सिद्दीक साहब, तोहम परस्ती भी तो गलत है। मैं आता हूं उस तरफ। मैं बताता हूं आपको जरा तोहमात किसको कहते हैं। अभी जितनी मैंने गुफ्तगू सुनी उसको खुद नहीं पता। अच्छा भी सदकात देते रहे, सदकात तो मेरे दीन ने हुक्म दिया। किसने मना किया सदकात का? किसने मना किया? अगर आप मिसाल के तौर पर अगर कोई अहले सुन्नत वाले जमात में है, मेरे घर में भी खत्म शरीफ होता है, इसमें की परेशानी? भाई तुम नहीं मानते ना मानो, तुम्हारे बाइंडिंग नहीं है। बुजुर्गान दीन के हवाले से बात बड़ी बात है। दूसरी बड़ी जबरदस्त बात है, आपने बड़े जबरदस्त सवाल आपने किए अपना बैरट के बारे में और बुशरा तस्कीर। मैं आपके प्रोग्राम में बताता चलूं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल कोई नोटिस दे ना दे, मैं देने जा रहा हूं नोटिस उनको। अच्छा। बुशरा तस्कीन को भी और बैरट को भी, दोनों को। और 3 बातें याद रख लीजिएगा। पहली तो बात है कि तुमने ये सारा जितना भी दिया, ये सब झूठ, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है। इससे एक नेक पाकबाज खातून हमारी खातून अव्वल रही हैं, सबका वजीर। मेरा तो बड़ा ताल्लुक रहा, मैं तो घर में बड़ा वक्त इमरान खान साहब के साथ बहुत गुजरा हुआ। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मैं जेल में भी गया हूं, तो जेल में मुलाकात मेरी अगर हुई है ना, ये जो अभी मेरे शहजाद भाई बता रहे थे कि जेल में बड़ी जबरदस्त मुलाकातें, कोई मुलाकात है ही नहीं, मुलाकात होती ही नहीं। किसने कहा मुलाकातें होती हैं? मुलाकातों का तस्वर ही नहीं है। यहां ये समझना, ये आपको पहले बात ना समझिएगा कि बुशरा तस्कीन है कहां, उसका डाटा सारा आप अंदाजा लगाएं। अगर इतनी बड़ी बातें थी, अगर तोहमात का यकीन करना था पूरी कौम ने, तो पूरी कौम वोट डाल। अजहर भाई, ये भाई फयाजुल हसन चौहान को इतराज सजदे पर है। वो ये कह रहा है कि मुझे उसमें बड़ा इतराज है। बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करूं, चैलेंज करता हूं, कभी सामने बिठाइएगा मेरे सामने, 1 to 1 प्रोग्राम करें, मैं बताऊंगा ये क्या शख्स है, क्या ये करता है। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि लोगों के सामने मुकाबला कर सके। देखिए मैं जानता हूं चीजों को, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन देखिए समझना क्या है, मुझे बताएं 27वीं आईनी तरमीम आ गई। मैंने चैलेंज किया है, अपना कल समात है
और वो उससे तवज्जो हटानी थी। यानी ये आर्टिकल वो कह रही है कि वो औरत कहती है कितने आर्टिकल लिखी है उसने आज तक, जरा बता देना बुशरा। यूके एम्बेसी का अपना एनजीओ से क्या ताल्लुक था वो सारा आ गया, और बैरेट का ताल्लुक अपना पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें आ रही हैं, और बहुत से ताल्लुकात सारे निकल रहे हैं। अब ये ताल्लुकात सारे निकलेंगे, बेफिक्र रहिएगा। उनके नोट जहां तक कानूनी मुनीजे के सवाल का जवाब भी तो दे दें जो मुनीजे ने अभी पूछा है कि ये तलाक करवाना चाहते हैं। ओ भाई क्यों तलाक करवा, इससे इनको क्या फायदा होगा अगर खान की बुशरा से हो जाए, डिवोर्स हो जाए? इसका जवाब तो देना यार। बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, इमरान खान साहब पे प्रेशर बुशरा बीबी की तरफ से डलवाना चाहते थे। यानी उस्मान बुज़ार को हटा दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। बुशरा बीबी साहब ने किसी काम में मुदाखलत नहीं की है। जरा बात को समझे। अगर जनरल फैज हमीद साहब की बातें थी, और वैसे भी वो 2018 में शादी का मैं हैरान हूं, डाटा ही पूरा नहीं है। अब मुनीज़ ने सवाल पूछा, वो 2019 में डीजीआई से बने थे। यानी आप बात को समझिए, उन्होंने तो रिश्तेदारी भी करवा दी सारी। मैं तो हैरान इस बात को कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हो रहा हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ एक और अहम खबर है जिसकी जानिब अब मैं प्रोग्राम को बढ़ाऊँ। आपने सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम भी पढ़ा होगा। आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है, 3 बेंचेस मुकदमात पर समाअत करेंगे, जबकि वड़ाइच साहब ये भी बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर के मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में फरवरी 2024 का इलेक्शन कलदम करार देना चाहते थे। तो मुझे बताएं कि इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? क्या आपने ये कॉलम पढ़ा है? मैंने पढ़ लिया है। झूठ बोला उन्होंने। क्या है उनके पास? जरा मैं एक सवाल पूछता हूं, उनके पास क्या है? जरूरत क्या पेश आ रही है सुहेल वड़ाइच साहब को झूठ बोलने की? पहले भी उन्होंने इदारिया लिखा, तब भी कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट्स थे। नहीं, वो फंस गए थे, उस वक्त ही फंस गए थे। जो जाके अपना फील्ड मार्शल असलम मुनीर साहब के बारे में जो बातें की थी, फंस गए थे और माफी मांगनी पड़ी थी एक तरह की। और यहाँ भी क्या है, यहाँ मैं आपके सामने फैक्चुअली साबित करने लगा हूं। मैं कैसे, अगर ऐसी बात होती तो अपना काजी फायद ईसा के अगेंस्ट जो रिव्यू अलाउ किया, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह उनको फायदा ना देते तो जस्टिस काजी फायजा होते ही ना जाए, और जस्टिस काजी फायजा ना होता तो ये निजाम ही नहीं होना था। आगे आ जाए इस बात को सामने रखते हुए, हम इसे आगे चलते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कई मामला को लेकर कि उन्होंने कौन से ऐसे फैसले किए हैं या कौन सा ऐसा काम किया अभी तक, ये समझने वाली बात है। आप अपना अदालतें ना उस कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक बता दें कि कौन सी गवर्नमेंट ने कोई हुकूमत डिसॉल्व की है, बहाल की है। अगर तारीखी तौर पर 58(2)B को उठाकर पाकिस्तान का तारीख अगर उठाकर देख लें कि यहां पर समझना ये, और ये बेवकूफ बनाया जा रहा है इस निजाम को सामने रखते हुए। यानी मुझे अदालतों ने किया क्या? मेरा सवाल है, गवर्नमेंट को भी नहीं, वजीर आजम को सिर्फ गिराने की बात है, या किसी MNA MPA को। यानी मिसाल के तौर पर यूसुफ गिलानी को मैंने नाअहल करवाया था, तौहीन अदालत में सजा हुई। मैंने स्पीकर फमीदा मिर्जा को लिखा कि जनाब सजा हो गई है, इनको नाअहल करें। नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में गया। आर्टिकल 62-63 मैंने नहीं बनाया। अगर नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो नवाज शरीफ सासे छुपाए थे, क्या डिटेलें बड़ी बात है तो मौजूद है। उस बुनियाद पर उन्हें नाअहल किया। उससे यानी सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, इससे पहले कई लोग जो है ना वो बाकायदा नाअहल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? ये जो भी बैठकर आईनी बेंच बनाया, किस लिए बनाया? यानी हमारे बेंच हमारी मर्जी, हमारी आईनी अदालत हमारी मर्जी, किस बुनियाद पर जजेस आपने सारे तैनात किए हैं? आप अंदाजा लगाएं इस बात को। वकला के तौर पर मैं बताना चलूँ आपको, 2 खबरें देता चलूँ आपको। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतम अल्ला, और जो रिटायर हो रहे हैं, बहुत बड़ी तारीख शुरू होने जा रही है। कराची से इब्तिदा हो रही है। कराची में वालखाना इस्तेमाल होगा, वहां से आगाज करेंगे, तकरीर करेंगे वहां पर। वो सारी खबरें हमारे पास हैं। बहुत शुक्रिया आपका साहब फयाजुल हसन चौहान साहब। और बात यह है कि अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत फतह नसीब की पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़। लेकिन नाजरीन यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि भारत में भारत मुखालिफ CDS के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं अनिल चौहान साहब की जानिब से, उस पर क्या करने जा रही है भारतीय हुकूमत? करेंगे तफसील से बात एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी बिहार इलेक्शन जीतने में तो कामयाब हो गए, मगर भारतीय फौज और बैनुल-अक़वामी सतह पर सफारतकारी में शदीद नाकामियों से दो चार दिखाई देते हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारतीय फौज के अंदर मोदी की दिफाई पॉलिसियों पर शदीद तनकीद का इजहार किया जा रहा है। मोदी की मेक इन इंडिया दिफाई मॉडल की पॉलिसी भारतीय फौज की दिफाई सलाहियतों को मजीद गैर फाल कर रही है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने मुकामी सतह
के जो दिफाई मुआहदे हैं उस पर अदम एतमाद का इजहार भी किया है। वो कहते हैं कि वक्त पर असलहा क्यों नहीं मिलता। वक्त पर असलहा मिलना, मुकामी सतह पर तैयारी के नाम पर झूठ और सरकारी पैसा लेने के बावजूद असलहे की फराहमी पर शदीद तनकीद की जा रही है। अपने ही मुल्क पर भारतीय CDS की जानिब से ये जो तनकीद की गई है, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या भारत मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में एक फेल्ड स्टेट बन चुका है? कई सवालात पैदा हो रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में कर रहे हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। गुफ्तगू का आगाज़ खालिद चिश्ती साहब आपसे करना चाहूँगी। आप भी देखें कि भारत ने इलेक्शन तो जीत लिया, भारत में BJP की जानिब से जो विक्ट्री सामने आई वो एक्सपेक्ट तो नहीं की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद आप क्या देखते हैं CDS की जानिब से जो बात की गई है, जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इसमें क्या सदाकत है? एक जानिब पॉइंट स्कोरिंग अच्छी हो रही है और आलमी सतह पर भी हजीमत का सामना है। कैसा देखते हैं आप CDS के स्टेटमेंट को? जी बहुत शुक्रिया मुनीज़ा, आपने इनवाइट किया। ये एक सरप्राइज़ था। जाहिर है जो इंडियन इलेक्शन जो हुए हैं बिहार में, उसमें से तकरीबन 243 सीटों में से 203 जो हैं वो मोदी और उनके जो अलायंस से वो जीत गए हैं। वो अलग बात है कि वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, वो अलग बात कर सकते हैं। लेकिन जो CDS ने कहा है रीसेंट डेवलपमेंट्स पर कि हमें असला नहीं दिया जाता, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और मैं इसको हैरत की निगाह से नहीं देख रहा। 9 जनवरी 2025 इसी साल की शुरू की बात कर रहे हैं, कोई 10 महीने पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ ने एक पब्लिक सेमिनार में तकरीर करते हुए कहा था कि मुझे मज़ीद फ़ाइटर जहाज़ चाहिए ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर खौफदारी कर सकूं। यानी हमारे जो मेक के कॉन्फ्लिक्ट से 4 महीने पहले पहली बात उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि 2016 में मैंने 40 तेजास जहाज़ों का ऑर्डर किया था, वो हमें 2025 में 9 सालों में एक भी जहाज़ नहीं मिला। तो आपके व्यूअर्स अब जानते होंगे कि तेजास वो जहाज़ है जो हिंदुस्तान खुद बनाना चाह रहा था, जैसे हमने F-17 थंडर बनाया। मैं एक क्विक कंपैरेटिव एनालिसिस कर देता हूँ। हमारे पास जब सैंक्शंस लगी थी F-16 के स्पेयर पार्ट्स पर, ख़ास तौर पर जब सोवियत यूनियन वहाँ से चला गया था, प्रेसलर अमेंडमेंट के हम जद में आ गए थे, हमारे पैसे भी रोक लिए अमेरिका ने और जहाज़ भी रोक लिए और स्पेयर पार्ट्स भी रोक लिए F-16 के। तो हमने, और उस वक्त की क़यादत को मैं सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने ये फोर्सी किया कि हम आने वाले वक्तों में सैंक्शंस इसी तरह शायद सामना करते रहेंगे। तो हमने एक F-17 थंडर का प्लान किया 1995 में, लेकिन हमसे 10 साल पहले हिंदुस्तान ने प्लान किया था 1985 में तेजास बनाने का। आज 40 साल बाद हिंदुस्तान के पास टोटल 40 जहाज़ हैं 40 सालों में। हमारे पास पिछले 30 सालों में, क्योंकि हमने 95 में शुरू किया था, तो हमारे पास 200 जहाज़ है। जब F-17 थंडर जंग में हिस्सा ले रहे थे सारे के सारे, जबकि तेजास को उन्होंने श्रीलंका के पास एक उनका सुलूर एयरबेस वहां पर डिप्लॉय कर दिया था और इस वजह से कि वो इस काबिल नहीं थे। अब मैं CDS से लिंक करता हूँ। एयर चीफ कहते हैं कि मुझे तेजास नहीं मिले अभी तक 40 जहाज। फिर आगे आते हैं, फिर ये 30 मई यानी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। भारत के 8 जहाज 7 जहाज जो प्रेसिडेंट ट्रंप बेहतर जानते हैं, हमें बता देंगे कुछ दिनों में, कि और तो नहीं थे कहीं। वो 30 मई को एक और पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं और दोबारा कहते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता हूं तो मुझे पता होता है कि ये डिलीवरी नहीं टाइम पर होनी, यानी चाहे वो जहाज हो, चाहे वो उनके मिसाइल्स हो, चाहे कोई और अपग्रेडेशन हो। तो एयर चीफ कह रहा है कि जब साइन करते वक्त मुझे पता होता है कि डिलीवरी टाइम पर नहीं होती। एक बात, इससे मैं एक और नतीजा अखज़ करके आपके सवाल को कंक्लूड करना चाहूंगा। देखिए, ये एक माइंडसेट है जो आपके नीचे सोल्जर, सेलर, एयरमैन सब में जाता है। अगर आपकी लीडरशिप में एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन या होपलेसनेस होती है, तो आपके डाउन टू ऑल एयरमैन, टेक्नीशियंस, पायलट्स तो जाता ही जाता है, सबको जाता है कि हमारा एयर चीफ बददिल है, हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। अभी आखिरी बात ये देखिए कि अभी उनका MiG-21 जो अभी उन्होंने ग्राउंड किया सितंबर में, वो क्यों खींचते आ रहे थे, इसको चला ही आ रहे थे पुराने होने के बावजूद। सब लोग उसको फ्लाइंग कॉफिन कहते थे, लोग कहते थे ये विंडो मेकर है, यानी बेवाएं बनती हैं इसके जहाज जो उड़ाने वाले होते हैं। क्यों कहते थे वो? इसलिए कि उनको क्योंकि तेजास मिल नहीं रहे थे। MiG-21 को वो अब चलाते चलाते मेंटेनेंस पर कॉम्प्रोमाइज करते करते सितंबर 2025 तक ले आए और अब ग्राउंड किया। तो ये मैंने बैकग्राउंड कोशिश की, गुजारिश करूं आपको, आपके व्यूअर और हम लोग बेहतर समझ सकें कि ये अभी CDS ने कोई सरप्राइज नहीं दिया। इंडियन एयरफोर्स चीफ जो सबसे ज्यादा टेक सेवी सर्विस होती है, यानी तीनों सर्विसेज में से, वो ये कह रहे हैं कि मुझे ना पार्ट्स मिलते हैं, मैं दुश्मन पर दाग कैसे बिठाऊं, यानी खौफ कैसे रखूं, रेलेवेंस कैसे रख सकूं, ना इनके तेजास काबिल थे, और जो काबिल जहाज इन्होंने लिए थे राफेल, वो पाकिस्तान ने इस काबिल नहीं छोड़े,
और अब देखें उनके CDS की जानिब से उनकी अपनी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हारिस नवाज साहब, आप मुझे बताएं, आप लद्दाख में सिचुएशन देख रहे हैं, चाइना काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आप पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर सिचुएशन देखें, भारत को मुँह की खाना पड़ी है। अब ऐसी सिचुएशन में, इससे पहले भी माजी में एक बार इल्ज़ाम आया था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि अपने दोस्तों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की मद में, खा वो अडानीज हो या अंबानीज हो। तो फिर ये बात सच है? बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये राफेल जहाज़ों में ये अडवाणी ने इन्होंने तो सारा कुछ डील की है इसके अंदर। और आपको याद होगा 2019 में जब हमने जहाज़ इनके गिराए थे MiG-21 अभिनंदन का, और एक जहाज़ इनका हमने जो Su-30 गिराया था, MiG-29 गिराया था इंडिया के अंदर। तो उस वक्त इसने कहा कि काश मेरे पास राफेल जहाज़ होते। जब राफेल आ गए तो कौन सा 30 मार लिए, राफेल का मलबा भी उठाना था वो। और इतना अनट्रेंड पायलट्स हैं, मशीन के ऊपर इनका कॉन्फिडेंस नहीं है, अनट्रेंड फौज है, ट्रस्ट नहीं है अपने कमांडर्स के ऊपर, ट्रूप्स का। अब अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बात कर रहे हैं अपनी इस लेवल के ऊपर, इमेजिन करें उस फौज का क्या हाल हो। वो खुद कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, हमें जब भी कांटेक्ट होता है हमें यही बात की जाती है और मुझे पता था ये नहीं मिलेंगे। अभी उन्होंने ये बात की कि ये झूठ बोलते हैं, कौमी जो एक अहमियत होती है दिफा के लिए भी ये झूठ बोलते हैं। बिलियन ऑफ डॉलर ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उसके कोई इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं होती है। फिर उसके बाद ये कहते हैं 70% पार्क खुद बना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मुल्क से मोहब्बत नहीं है। मुल्क को इस वक्त हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास जहाज़ नहीं है। तेजस आपके सामने, खालिद चिश्ती साहब ने आपके सामने बात कर दी। हमने उसके बाद कहाँ J-17 में J-10 में चले गए, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। HID में हम अपने टैंक्स बना के कर रहे हैं, छोटे जहाज़ बना रहे हैं, फिर J-10 J-17 इसके हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। पाकिस्तान फैक्ट्री में देखें हम क्या कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग नथिंग, सिर्फ पैसा बना रहे हैं, कट्स ले रहे हैं। पॉलिटिशियन ये करप्ट हैं, जो इनके ट्रूप्स का दुनिया में जो खुदकुशी रेट सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा है कि वो उनको एक दूसरे को पता है कि वो ट्रस्ट नहीं है कमांडर्स का। ऊपर से उनको जो मार पड़ी है, मारा के बाद उसके बाद ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि इंडियन इस वक्त फौज का अपने कमांडर्स पर ट्रस्ट नहीं है, कमांडर्स का अपनी लीडरशिप पर ट्रस्ट नहीं है। जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है वो बिल्कुल जीरो काम कर रही है, वो भी इस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। दीज आर वेरी सीरियस थिंग। ठीक है, इसको देखते हुए आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे पास डिफेंस में, एयरफोर्स में, पाकिस्तान आर्मी में हमारे जो एयर चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, दे आर डूइंग अ नेशनल कॉज और बड़ी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। जो हमने करके दिखाया दुनिया में, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो आसमान पे पहुंचा दी है। दैट क्रेडिट गोज टू अस। ठीक है हारिस नवाज साहब, आपका पॉइंट आगे है, लेकिन जो भारतीय अफवाज है उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक जानिब आप देखें बिहार ने अपना फैसला सुनाया, कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ जो वोट हासिल किया गया ये धोखाधड़ी के तहत किया गया, और दूसरी जानिब आपको क्या लगता है, क्या इस फतह से नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत हो जाता है? क्या भारतीय अफवाज में ज़्यादा क़ुव्वत आ जाती है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, एक इलेक्शन जीतने से, वोटों को हासिल करने से वहाँ लाला पड़ी हुई है कि जनाब 2 नंबरी हुई है। लेकिन मैं उनके मुल्क पर वो कमेंट करना ही नहीं चाहता। वो राहुल गांधी काफ़ी है इस पर बात करने के लिए, वो खुद कह रहा है, लेकिन वोट हासिल करने के साथ साथ इसके पास ज़मीन जो है इसके पाँव से खिसकना शुरू हो चुकी है और अब बस चंद माह ही बाकी रह गए हैं जिसके बाद आपको मोदी का डाउनफॉल आ जाएगा। लेकिन आपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत एक नाम लिया, अनिल चौहान की आपने बात की, जो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। उन्होंने जो मुआहदे की बरहमी का इज़हार करते हुए दफाई सनद पर लानतान की है, वो बड़ी अहम चीज़ थी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुई है, ये भारत की बढ़के हमने बहुत पहले भी देखी है। इलाकाई सुपर पावर, ताकत के नशे में भरपूर बावत, यार एक ढंग का हथियार जो है वो आज तक वो बना नहीं सके। आप अर्जेंटाइन की बात कर ले, अभी काबिल एहतराम खालिद चिश्ती साहब ने फरमाया तिजाज त्यारे की बात की है, और यार एयर कमोडोर साहब वो शख्स है जो कि भारत के त्यारे को भगाता रहा है। ये तो खुद उड़ा के अफगानिस्तान की हिफाजत करने वालों में से वो शख्स बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि इस वक्त जो अर्जुन टैंक है,
आप त्यारे की बात कर रहे, तमाम फ्लॉप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। भारत ने मुझे एक को चीज बता दे, आज तक उसने बनाया क्या है? टकेदा काम नहीं किया, सिर्फ ये मैं सुपर पावर हूं, ये उसका स्टाइल है। लेकिन छोड़े आप अनिल चौहान साहब को, आप एक बड़े आदमी की बात कर ले। बड़ा आदमी उनका एक और है, एपी सिंह साहब। वो कहते हैं, जनाब एपी सिंह साहब भारतीय एयर चीफ जो है, वो कहता है कि तेजस मार्क 1 की जो बात करता है, अभी बॉस भी कर रहे थे कि इसमें शमूलियत में ताखीर से हमारा बेड़ा गर्क हो गया जनाब, और इसका इंतजार हम मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा, उसको भी छोड़ दें, सिंह साहब को भी छोड़ दें। अगर आप इनके एयर मार्शल अरूप राहा की बात कर ले तो वो भी पिट रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये आज़ाद घूम रहे हैं भारत में। चलो यार, पाकिस्तान में कुछ अफराद अगर जेलों में पड़ जाता है, कोई जेलों में जाकर लोग रोना शुरू कर देते हैं, वो तो ठीक है। और यार ये तो जेल में भी नहीं है, ये तो आज़ाद भारत में घूम रहे हैं, फिर रो रहे हैं। लेकिन आखिरी 2 लाइनें मुझे, मैं ये आपको कहना चाहूँगा, अब वक्त आ गया है, अब वक्त ये आ गया है कि भारत जो है ना वो क्लियर हो गया, वो साफ हो गया। इसकी मिसाल है ऊंची दुकान, फीका पकवान, और उसकी फौज भी फीकी है। और असल में शिकस्त खुर्दा जो फौज होती है ना मुनीजे, वो कभी लड़ ही नहीं सकती। आपका कमांडर स्ट्रांग होगा तो आप लड़ेंगे। ये तीनों नाम मैंने लिए, अनिल चौहान का नाम लिया है मैंने, एपी सिंह का नाम लिया है मैंने, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा का नाम लिया है, और क्या कहा है? रो रहे हैं। और यार तिन्ने ही अफसरान जो रो रहे ने, और टके का काम आप बना नहीं सकते, टैंक आप नहीं बना सकते, जहाज आप नहीं बना सकते, और जो किराए ते राफेल लेंदे हो उन्होंने खाले चूसी टा देंदा है। ताड़ा इलाज की है, सिर्फ मातम किया जा सकता है और इंतजार किया जा सकता है। चंद माह और है, ये मोदी का जवाल आपको इसी टीवी स्क्रीन पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज इसका इंकशाफ करेंगे कि ये डिसॉल्व हो गई हुकूमत। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि फेल्ड राफेल, फेल्ड नेटिव और एक फेल्ड स्टेट के तौर पर भारत उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश ईरान के बाद रूस की जानिब से भी की जा रही है। इस पर करेंगे तफसील से बात एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वो रूस जिसने अफगानिस्तान पर हमला किया, तालिबान ने अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से रूस के खिलाफ जंग लड़ी, और अमेरिका की अगर बात करें तो उसने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान दोहा मुआहिदा करके 20 साल बाद वापस आ गए, और जब वापस आते हैं तो रूस ने तालिबान की हुकूमत को कबूल किया। पाकिस्तान अफगान कशीदगी में दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात में नाकामी के बाद अमेरिका के सदर ने भी मामलात को हल करवाने का इंदिया दिया था, लेकिन अब ये सालिसी की पेशकश रूस की जानिब से की गई है। इससे पहले ये पेशकश ईरान की जानिब से की गई। लेकिन क्या अफगान तालिबान और खित्ते की सियासत तेज़ी से बदल रही है, और इसमें पाकिस्तान दिफाई एतबार से किस पोजीशन पर खड़ा है? इस हवाले से उर्दन के बादशाह भी अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जिसमें गजा में बनने वाले फोर्स और फ़लस्तीनियों की गजा से मुंतकिली पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ ज़ेरे बहस आने वाला है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खालिद साहब भी मौजूद हैं, हारिस नवाज साहब भी हैं। हारिस नवाज साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आप देखें कि रूस और अफगानिस्तान के मामलात माजी में कैसे रहे, लेकिन रूस ने तो तस्लीम कर लिया अफगानिस्तान की हुकूमत को, और अब वो पेशकश कर रहे हैं कि पाक अफगान मामलात में सालिसी करवा सकते हैं। आप इस सालिसी को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को पहले एक सालिसी चल रही है तुर्की की, और उसके बाद कतर की, उसको देखना है। फिर एक ईरान ने भी, हमारे नेबर हैं, ईरान ने आपके सामने वो बात की है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर ईरान के साथ हमारी और चाइना मिल के, ये नेबर ज़्यादा फैक्टिव भी हैं, ये कर रहे हैं, वो प्रॉपर प्रेफरेंस है। और उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि रशिया करें, बिकॉज मार्केट से हमारे ताल्लुकात जो इस वक्त हैं, वी हैव टू वेरी माइंडफुल ऑफ दैट आल्सो। और ये देखना है कि इस वक्त अमेरिका से ताल्लुकात, मिडिल ईस्ट से ताल्लुकात, ईरान से, चाइना से और फिर रशिया से बहुत सोच समझ के हमें इस वक्त कदम उठाने की ज़रूरत है। उसके लिए आई एम श्योर हमारा फॉरेन ऑफिस अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से करेंगे और हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सालिसी को कबूल करना चाहिए, बिकॉज वी वांट पीस इन दिस रीजन। वी डोंट वांट टू प्लीज इंडियंस के वो बड़े खुश होंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन जो उन्होंने वाना में हमारे बच्चों पे क्रेडिट कॉलेज पे अटैक किया है, आई पर्सन के लिए अटैक पाकिस्तान के ऊपर है, हमें इसको जरूर पनिश करना है। कौन इसमें एग्जीक्यूटर से, कौन प्लानर से, कौन वहाँ पर
हमें सब लोकेशन मालूम है कौन लोग थे, उनको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए ताकि इट शुड बी एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू। इसके साथ साथ 24 साल की पेशकश है, अगर इस्तांबुल में दोबारा कोई मीटिंग हो रही है और उसमें पाकिस्तान को इसमें शामिल होने पड़ता है तो वी मस्ट गिव अ चांस टू पीस। ठीक है, खालिद चिश्ती साहब, आपकी क्या राय है? सालिसी की पेशकश की जा रही है रशिया की जानिब से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो रिलेशंस तो नॉर्मलाइज होने चाहिए, लेकिन हारिस नवाज साहब भी जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वाना इंसिडेंट की, तो उसका तो हिसाब बराबर करना होगा। इक्वेशन को तो पहले बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही बात होगी। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ब्रिगेडियर साहब की बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि अनपनिश नहीं जानी चाहिए, हमें भी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका सवाल ये था कि रशिया ने हमें ऑफर किया, ये हैरान कुन है या पॉजिटिव है या क्या, ये मेरे लिए पॉजिटिव खुशगवार एक हैरत है। उसकी वजह मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि ट्रेडिशनली आप नोट करें कि रशिया का इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की तरफ रहा था। हिंदुस्तान की इस वक्त इंटरेस्ट ये है कि हमारी एस्केलेशन तालिबान के साथ जारी रहे, यानी ये क्लैश और चपक्लैश चलती रहे। और जाहिर है रुकना जो है या पीस होना या किसी नेगोशिएशन पे कंक्लूजन पहुंच जाना वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन रशिया ने अपनी इंटरेस्ट दिखाई है कि पीसफुल हो जाना चाहिए। इसका मतलब पहला तो हमें पॉजिटिव साइन हमें ये आता है या वाइब्स आती हैं या फीलिंग आती हैं कि रशिया ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, इन अदर वर्ड हमें सपोर्ट किया। इसको पॉजिटिव एंगल ये निकलता है, वरना रशिया को भी चाहिए था कि इंडियन इन्फ्लुएंस में या प्रेशर में चाहे कि यहाँ एस्केलेशन जारी रहे। ये नंबर 1 है। अच्छा, अब 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं कि रशिया की क्या इंटरेस्ट है इस एरिया में। एक है उसकी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, वो चाहता है कि इस एरिया में हो। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि वो रेलेवेंस चाहता है इस मुल्क में हो। पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी काफ़ी बेहतर हुए हैं चंद सालों में रशिया के साथ भी, तो वो कैरी ऑन करना चाहता है। उसके एक है, दूसरा नंबर पर है सिक्योरिटी कंसर्न। उसका सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए है कि ये रशिया को पता है कि यहाँ अगर इंस्टेबिलिटी हुई, यानी अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने भी आर्म्ड पनिशमेंट किया इस तरह का या प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज किया, तो फिर इंस्टेबिलिटी स्पिल ओवर भी करती है। इंस्टेबिलिटी की बाउंड्री नहीं होती, कोई फायरवॉल नहीं आप खड़ी कर सकते, एक बात। और उसको सिक्योरिटी कंसर्न वो चाहता है कि एक बफर बना रहे अफगानिस्तान और यहाँ से आगे स्पिल ओवर ना हो। और इनसिक्योरिटी हर तरह की होती है, ड्रग्स भी होती हैं, वेपन्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रशिया चाहता है इस वक्त डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी। वो इस वजह से कि देखा आपने कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसको डिस्क्रेडिट किया पुतिन को, कि मुज़ाकरात नहीं किए, यूक्रेन उसने बंद नहीं की, तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज हैं। तो रशिया की निस्बतन रेलेवेंस उस तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कम हुई है, तो वो चाहेंगे कि हम इंगेज करके हम एक पॉजिटिव, अगर कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर या एक कंस्ट्रक्टिव एक्टर के तौर पर अगर रीजन में हम जाने जाएं और ये खित्ता भी हमारा एहसान माने, तो उनको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी एक एडवांटेज होती है। और आखिर जैसे मैंने कहा कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इंडिया जाहिर है इसके लिए परेशान होगा और प्रेशर डालना चाहेगा। लेकिन हम बार्गेन नहीं दे। मेरे सवाल का आप एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। अमेरिका की जानिब से पेशकश है, ईरान की जानिब से पेशकश है और अब रूस की जानिब से पेशकश है, और पाकिस्तान बीच में है। बताएं पाकिस्तान ने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? हमें एक चुनना नहीं चाहिए, हमें चाइना को भी डालना चाहिए, हमें सऊदी अरब को भी डालना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन हुई है ऑलरेडी इंडिया के प्रेशर की वजह से अफगान तालिबान की। तो आई थिंक हमें प्रेशर बिल्ड करना चाहिए ताकि दुनिया हमें ज्यादा क्रेडिबल माने। जैसे मई में और अप्रैल में इस साल इंडिया के मुकाबले में हम ज्यादा क्रेडिबल हुए, अफगानिस्तान के मामले पर भी हमें क्रेडिबिलिटी भी गेन करनी चाहिए, ताकि अगर हमें पावर टू हर्ट यूज करनी पड़े कल को, तो दुनिया कहे कि हम जस्टिफाइड है। शहजाद भट्ट साहब का भी पॉइंट ले लेते हैं। सर, आप मुझे बताएं कि आप रूस की सालिसी की पेशकश को कैसा देख रहे हैं, और क्या उसके बाद आपको लगता है पाक अफगान अमन की कोई सूरत हाल पैदा होती है? देखिए मुनीज़े, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जो बात की है मैं उससे मुत्फिक हूँ। सुलह ही अच्छी होती है, लेकिन पाकिस्तान का हदफ जो है वो सिर्फ दहशतगर्द अनासर है। हमारी तो अफगान अवाम या इनके मुल्क के साथ कोई जंग है ही नहीं। हमारा मौक़िफ़ क्या है? हम कहते हैं कि अबूरी हुकूमत को कि अफगान तालिबान जो हैं, फितरल खारिज जो है, ये आगे हमें तंग कर रहे हैं, भाई इनको रोको। लड़ाई तो हम चाह नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के जो अड्डे हैं, तरबीती मराकज़ है, उनके लॉन्च पैड हैं, वो ताड़े मुल्क च खुले हुए ने। क्यों खुले हुए ने भाई? हम तो सीधा पंजाबी में 2 फिक्रा कह रहे हैं कि ये जो आपके यहाँ हो रहा है ये मुनासिब नहीं है। अब मिसाल के तौर पर गुज़श्ता रोज मैं एक बड़े पंजाब के पुलिस अफसर के पास बैठा हुआ था। शहजाद भट्ट साहब, किस अफसर की बात कर रहे हैं आप? और वही माल रोड पर, वो नाम भूल गया, वो चिड़ियाघर के साथ वाला जो बड़ा अफसर है, अच्छा, उसके पास बैठा हुआ था। 5-6 एसपी सर जोड़कर बैठे हुए थे। एक दरखास्त सामने पड़ी हुई थी, बहुत बड़े बंदे के मुतल्लक वो दरखास्त थी, और मौक़िफ़ क्या था
कि जी अफगानिस्तान से फोन करके पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, कारोबारी आदमी को। अब ये तो जहां सूरत हाल होगी कि आपके अफगानिस्तान से टेलीफोन आ गए, और यार वो जो सरहदों की बात है ना, वो तो बहुत बड़ी बात है ना। मैं एक आम छोटी बात कर रहा हूं एक शख्स की, कारोबारी शख्स की, कि उससे पैसे लेने के लिए अफगानिस्तान से कॉलें आ रही है। अब उनके सहूलतकार पाकिस्तान में होंगे जो वहां से करवा रहे होंगे, हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन सारी बातें आपकी एक तरफ, जो एयर कमांडोर साहब ने फरमा दिया ना कि हमारा ग्राफ बुलंद हुआ है, एग्री, हमारा बुलंद हुआ है, तमाम मुल्कों को लेके चलना चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिसएग्री हूं खालिद चिश्ती साहब से। खालिद चिश्ती साहब वो पैसे की, डॉलर की और गोली की जबान समझते हैं, उनको प्यार मोहब्बत की जबान नहीं आती। कोई उनको तो कोई काम ही नहीं करना आता। पूरे अफगानिस्तान में क्या करते हैं? तो दुकान है कोई? ओ भाई, वो तो सिर्फ कहते हैं मुफ्त के पैसे दो। जाके पूछे ना अमेरिका से जो उनको फंडिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? किराए की जमीन और किराए पर पलने वाले लोगों से आप कैसी उम्मीद रख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका शहजाद हुसैन भट्ट साहब, खालिद चिश्ती साहब और हारिस नवाज साहब। बात सिर्फ इतनी ही कि जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है अफगानिस्तान की जानिब से, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो होनी नहीं चाहिए। ये बात तो वजह है कि पाकिस्तान की अमन की काविश ज़रूर है, मगर ये पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं है। और बेहतर यही है कि जिन जिन ममालिक की जानिब से सालिसी की पेशकश की जा रही है, ठीक है, उन तमाम ममालिक को ऑन बोर्ड लेकर अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी से ही तरक्की भी होगी और पुरअमन माहौल भी दोनों ममालिक के दरमियान देखने में आएगा और खित्ते में भी अमन होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।